6 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया यूके वर्चुअल समिट। वर्चुअल का मतलब है जी इंटरनेट पे, समिट मतलब मीटिंग। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की मीटिंग हुई है इंटरनेट पे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल समिट किया है अभी। ये रोड मैप तैयार किया है जी 2030 के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में। ये बायलैटरल टीज को एलिवेट करेगा जी। बायलैटरल का मतलब है जब दो कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो। अब ये एग्रीमेंट किस किस कंट्री के बीच में है जी? इंडिया और यूके। तो टीज का मतलब है जी संबंध, यानी कि ट्रीटी मान लो, संबंध, संधि। तो दोनों के बीच में ये एलिवेट करने के लिए रोड मैप तैयार किया है जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये जो बायलैटरल टीज है दोनों कंट्री की, इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम अपनी पार्टनरशिप को कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में चेंज करेंगे, आगे एलिवेट करेंगे। इन्होंने अभी इसमें कहा है जी वर्चुअल समिट में कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हम इंक्रीज करेंगे। मतलब यूके के लोग हैं जो और इंडिया के लोग, इनके बीच में कांटेक्ट हो। ट्रेड और इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे जी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्लाइमेट एक्शन और हेल्थ के रिगार्डिंग हम एग्रीमेंट करेंगे। इसमें एक इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई है जी। देखो ये वर्ड बस आपको याद रखने हैं, इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप किसके बीच में हुई है, तो ये बस पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में देखें तो इंडिया और यूके के बीच में। इसमें क्या रखा गया है? इसके थ्रू रखा गया है कि इंडिया और यूके 2030 तक जितना भी इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड है, व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है जी, उसको डबल कर देंगे, 2030 तक दुगना कर देंगे। और इसी के अंदर जो इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है, इसी के अंदर क्या है, इंडिया और यूके ने एग्री किया है, सहमत किया है कि हम अपनी आगे ट्रेड को बैलेंस्ड एफटीए में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि आपकी जो इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड होती है, जो टैरिफ लगते हैं जी, टैक्स वगैरह लगते हैं बॉर्डर पर, उनको रिड्यूस करेंगे जितना हो सकेगा। नेक्स्ट एक पार्टनरशिप हुई है इंडिया यूके के बीच में, इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। इसमें क्या करेंगे? इसमें जी इंक्लूसिव इंडियन इनोवेशन को सपोर्ट करेगा यूके, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सिलेक्ट करेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंडिया और यूके मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार हो किसी डेवलपिंग कंट्री में, इसके दोनों मिलकर कंट्री सहायता करेंगे। और स्टार्ट करेंगे जी अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ही पुअर कंट्रीज है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों ये पार्टनरशिप के जरिए। नेक्स्ट दोनों के बीच में हुआ जी एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इस पार्टनरशिप में क्या है? इसमें जी जो स्टूडेंट्स वगैरह जो पढ़ने जाते हैं, विद्यार्थी यूके में या यूके से यहाँ पे आते हैं, कोई प्रोफेशनल्स या छात्र, तो उनके रिगार्डिंग उन्हें ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये इसमें प्रावधान रखे गए हैं इस पार्टनरशिप में। अब जो ट्रेड है जी इंडिया और यूके के बीच में, वो क्या है, अभी दोनों ने एग्री किया है, सहमत किया है कि हम जो कॉपरेशन है अपनी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन को इन्हेंस करेंगे, इंक्लूडिंग जो डिजिटल या आईसीटी प्रोडक्ट है उसमें, और सप्लाई चेन रेजिलियंस है, इस पे काम करेंगे दोनों। दोनों ने एग्री किया है कि डिफेंस और सिक्योरिटी टीज़ में हम स्ट्रेंथन करेंगे अपनी टीज़ को, मतलब संबंध को। साइबर स्पेस डोमेन है जी, उसमें काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम करेंगे, मतलब जो आतंकवाद है जी उसको घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, मतलब समुद्र में सुरक्षा के लिए दोनों काम करेंगे। अभी इंडिया और यूके की जो पार्टनरशिप है जी, उसमें जो यूके है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है रिसर्च और इनोवेशन में। मतलब जो रिसर्च और इनोवेशन में जितनी भी पार्टनरशिप होती है जी, यूके उसमें सेकंड पार्टनरशिप है, मतलब सेकंड नंबर पे इंडिया का पार्टनर। तो ये याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। अभी यूनियन मिनिस्टर जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इन्होंने क्या है अभी डिसीजन लिया है कि जो फर्स्ट सप्लाई अभी मतलब फ्लैग्ड ऑफ की है। फ्लैग्ड ऑफ का मतलब है जी इनॉग्रेट करना, मतलब आरंभ करना। यूज्ड कुकिंग ऑयल, देखो जी जो घरों में कुकिंग ऑयल यूज होता है, सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल या सोयाबीन का या तिल का तेल, किसी का भी हो गया जी, जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो वेस्ट बच जाता है, वेस्ट बच जाता है, मान लो आपने आज वो ऑयल यूज़ कर लिया और जो वेस्ट बच गया उसे आप फेंकने वाले हो, उसको क्या है उससे से कलेक्ट करके डीजल वगैरह बनाएंगे जी, उसी को बोलते हैं बायोडीजल। और ये बायोडीजल यूज होगा आपके व्हीकल्स वगैरह में, एनर्जी मतलब फ्यूल की तरह, एनर्जी की तरह, जो गाड़ियाँ वगैरह चल सकती हैं इसी से। तो इसी की फर्स्ट सप्लाई जो यूज्ड कुकिंग ऑयल की है, इसी को स्टार्ट किया है अभी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। तो ये बायोडीजल ब्लेंडेड जो डीजल होगा जी, इसको स्टार्ट किया है। इसमें क्या क्रिएट करेंगे, एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे इसमें, जिससे कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सके। और इस बायोडीजल को फिर जो प्रोड्यूस होगा उसे मतलब गाड़ियों वगैरह में, व्हीकल वगैरह में यूज किया जा सके।
समझे। ये क्या करेगा जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इन्वायरमेंट में, क्योंकि बायो जो फ्यूल है, बायोडीजल तैयार होगा कुकिंग ऑयल से, ये कार्बन न्यूट्रल होगा जी, कार्बन न्यूट्रल मतलब इमिशन इससे कम होगा, जितना होगा उतना एब्जॉर्ब कर लेता है जी। ये कैसे करेगा हम देखेंगे। बायोडीजल क्या है जी, ज़रूरी ये है हमारे लिए जानना। अभी ये स्टार्ट कर दिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, इसकी फर्स्ट सप्लाई स्टार्ट की है जी। तो बायोडीजल क्या है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल है जी, सिमिलर टू कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल। जो फॉसिल डीजल होता है जी, जो डीजल किससे बनता है, जैसे अर्थ से पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम से डीजल अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, उसी की तरह ये एक डीजल है जी। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैसे, बायोडीजल हम किससे बनाते हैं, क्योंकि बायो में बायो है, बायो का मतलब है जी लाइफ, लाइफ का मतलब है किसी वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल ऑयल से, आपका जैसे मस्टर्ड सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का किसी से, या फिर आपका एनिमल फैट है जी, पशुओं की चर्बी, उससे बनाया जा सकता है, या फिर टेलो या फिर वेस्ट कुकिंग ऑयल, जो घरों में वेस्ट हो जाता है जी कुकिंग ऑयल, उससे ये बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसके फ़ायदे एक है, हम इसे क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल होता है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है, जो भी मान लो ये ऑयल सीड होते हैं ना, ऑयल सीड, जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, मतलब जितना इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके बराबर ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझे, मतलब जैसे जी मान लो ये फ्यूल यूज होगा बना हुआ इससे, तो ये बनने पे जितना, जैसे हमने वेजिटेबल से बनाया जी क्या, बायोडीजल, तो ये बायोडीजल बनाया, तो इस क्रिया में जो वेजिटेबल वगैरह जितनी हैं, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी तो क्या होगा। अब जितना ये इमिशन करेगा और जितना एब्जॉर्ब करेगा उसकी क्वांटिटी सेम है, समझे। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट में आ जाए कि बायोडीजल से CO2 नहीं इमिट होता, तो वो जवाब गलत हो जाएगा। इमिशन तो होता है जी, निकलता है CO2, मतलब कार्बन वगैरह निकलता है इससे, लेकिन जैसे व्हीकल में यूज होगा जी, जब किसी कार गाड़ी बाइक में यूज होगा बायोडीजल, तो उससे कार्बन तो इमिशन होगा, लेकिन क्या है, ये इतना ही एब्जॉर्ब कर लेता है जब बायोडीजल बनाया जाता है। समझे, जैसे वेजिटेबल से बनाया जा रहा है, तो वेजिटेबल ने कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ली होगी ना, तो अपनी क्रिया करता है जैसे फोटोसिंथेसिस, तो जितना ये निकालता है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बायोडीजल एक और भी बात है जी, ये रैपिडली बायोडिग्रेडेबल है एंड कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक है। और ये 4 तरह के होते हैं जी, देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन का बायोडीजल बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट। समझे, मतलब चीनी से, स्टार्च से, या आपके फलों सब्जियों से तेल जो निकलता है उससे, या पशुओं की चर्बी से। सेकंड जनरेशन बनता है जी फॉडर से, मतलब चारे से, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू बच गया, जैसे मान लो जी पैडी कल्टीवेशन हुई है, धान की खेती, उससे जो रेजिड्यू बच जाता है, परार वगैरह, पराली वगैरह, उससे जो बनता है। या सॉफ्ट वुड से जी, जो लकड़ियाँ जी, जो कोमल लकड़ियाँ होती हैं उनसे बना सकते हैं। हार्ड वुड से, या फॉरेस्ट के जो रेजिड्यू बच जाते हैं जी, पत्ते वगैरह, उनसे बनाया जा सकता है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से जी, जैसे जो शहरों में कचरा निकलता है ना, उस कचरे से भी ये बनाया जा सकता है बायोडीजल। और एनर्जी क्रॉप से बनाया जा सकता है। तो ये सेकंड जनरेशन है जी, जो बायोफ्यूल बनाया जाता है इससे। फर्स्ट किससे, फूड से बनाया जा रहा है, फूड या ऑयल से, समझे। और सेकंड किससे, फॉडर से, रेजिड्यू से, समझे। और थर्ड जनरेशन बायोडीजल बनाया जा रहा है एल्गी या माइक्रो एल्गी से। तो ये याद रखने हैं, थर्ड जनरेशन किससे बनता है, सेकंड किससे, और फोर्थ किससे। फोर्थ बनता है जी वेजिटेबल ऑयल से ही और बायोडीजल से, फोर्थ जनरेशन फ्यूल होता है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था जी इसमें। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन वेस्ट बंगाल लॉ ऑन रेगुलेटिंग रियल एस्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जी, अभी वेस्ट बंगाल का एक लॉ है, कानून है, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन का मतलब है जी कैंसल, रद्द कर दिया है। रियल एस्टेट का क्या मतलब होता है जी, रियल एस्टेट का मतलब है ऐसी कोई लैंड है जी, भूमि है, जिस पे कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट कर रखा है। जैसे मान लो जी लैंड पे वाटर बॉडी है कोई, मतलब तालाब वगैरह है, या किसी भूमि पे मान लो फॉरेस्ट एरिया है, या किसी भूमि पे मान लो बिल्डिंग बनी हुई है जी, या हाउस बने हुए हैं, घर, तो ये सब रियल एस्टेट में आते हैं जी, समझे, रियल एस्टेट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जी ये अभी रेगुलेटिंग एक्ट है जो रियल एस्टेट का वेस्ट बंगाल का, उसको कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये सेंट्रल का जो लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जी, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, उसके अगेंस्ट है जी, मतलब उसकी पावर है जो एक्ट में जो अथॉरिटी है, इसको इनक्रोच करता है, मतलब उल्लंघन करता है जी, जो इस एक्ट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट का उल्लंघन करता है ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये एक्ट बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर यूज किया जी अपनी आर्टिकल 142 के अंदर।
कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस लॉ को स्ट्राइक डाउन करते हुए कि इसको क्या है जी, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, और ये क्या है, ये लॉ विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन एंड परमिशन प्रीवियसली गारंटेड अंडर द लेजिस्लेशन प्रायर टू द डेट ऑफ दिस जजमेंट। इसमें ये क्या है जी कि जो ये वेस्ट बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट है, समझे, इसने पहले जो डिसीजन ले चुका है ऑलरेडी। देखो ये एक्ट बनाया था जी 2017 में बनाया था वेस्ट बंगाल ने, अब चल रहा है 2021। तो जितने भी डिसीजन इस एक्ट के थ्रू लिए गए हैं वो डिसीजन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में रहेंगे, वो डिसीजन नहीं होंगे। लेकिन आगे से ये एक्ट बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, इस एक्ट के जरिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा, समझे। जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे, लेकिन आगे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया जी इस एक्ट को? वेस्ट बंगाल का एक्ट है जो 2017 में बनाया था, इसलिए क्या है क्योंकि ये पैरेलल पावर को, पैरेलल लेजिस्लेशन बनाया हुआ है किसने? वेस्ट बंगाल ने। और वेस्ट बंगाल एक स्टेट गवर्नमेंट है जी, समझे। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया है, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और कोई सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है तो उसका इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट। देखो जी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं जैसे आपको पता है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जी जो सब्जेक्ट है, कोई विषय है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई लॉ बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में भी कोई लॉ बनाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ बना हुआ है उस पर किसी सब्जेक्ट मैटर पे, जैसे अभी रियल एस्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी था जी रियल एस्टेट पे लॉ, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया रियल एस्टेट का लॉ। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ इसके ऊपर ओवरटेक नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कानून, समझे। तो कंकरेंट लिस्ट में है रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट ये आपको याद रखना किसमें? कंकरेंट लिस्ट में, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 254 क्लाउज 1 में भी दिया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है जी उसमें दिया हुआ है कि वही बात बोली है यहाँ पे कि ऐसा लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया, अगर उसका इंक्रोचमेंट करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा जी, मतलब रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहे उसने पहले बनाया हो चाहे बाद में, ये कोई मैटर नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेंटर मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट्स कंटेम्प्ट नोटिस ओवर ऑक्सीजन सप्लाई। देखो जी सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार नोटिस दिया और डायरेक्शन दी कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे पेशेंट बन रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आप ऑक्सीजन की उपलब्धता कराओ, अवेलेबिलिटी यहाँ पे दो ऑक्सीजन की। लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है जी, अवेलेबिलिटी हो नहीं पाई है। तो इसी वजह से दिल्ली के हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस। कंटेम्प्ट का मतलब है जी, ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट का मतलब है अवहेलना। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बेइज्जती बोल सकते हो जी, कोर्ट की बेइज्जती, मतलब डिसरेस्पेक्ट। तो ये नोटिस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसी नोटिस के अगेंस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के अगेंस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इसी नोटिस के अगेंस्ट विरुद्ध सेंट्रल गवर्नमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एग्रीड किया है कि हाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पिटीशन को सुनेंगे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है जी। इशू क्या है? इशू यही है जी, दिल्ली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप इनिशिएट करो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फुलफिल नहीं कर पाई और ये नोटिस दे दिया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है क्या है जी, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। 2 तरह का होता है जी, ये 2 काइंड का होता है। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कैसा होता है? सिविल का मतलब ये है, मान लो जी कोई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और आप विलफुल डिसओबीडियंस करो, मतलब अपनी मर्जी से कोर्ट की डायरेक्शन ना मानो, कुछ कोर्ट ने कहा है और आप ना मानो कोर्ट के ऑर्डर को, कोई कोर्ट ने आदेश दिया ना मानो, कोई भी पर्सन हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है कोई भी जी, तो उसके अगेंस्ट क्या है, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकती है। ये आता है सिविल मैटर में। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कौन सा आता है? वो आता है जी, अगर मान लो आपने कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया, मतलब कुछ आरोप लगाए जी कोर्ट पे, रिटर्न में लिख के या बोल के कुछ आरोप लगाए जी, और कोर्ट की अथॉरिटी को आपने मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया कोर्ट को, समझे, लिख के या बोल के या किसी संकेत से भी, कैसे भी आपने जी, तो ये क्या है, ये आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो इसके द्वारा जी
दोनों नोटिस, क्रिमिनल नोटिस या सिविल नोटिस, दोनों तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर सकती है किसी के अगेंस्ट, और उससे सजा भी होती है जी अगर प्रूव हो जाता है। तो आर्टिकल 129 और 215 ये कहता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जी पनिशमेंट कर सकता है किसी पीपल को, और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के अंदर कर सकता है जी किसी पीपल को सजा दे सकता है, पनिश कर सकता है। एक एक्ट भी बनाया हुआ है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का, उसके सेक्शन 10 में ये डिफाइन करता है कि हाई कोर्ट की पावर है, अगर मान लो किसी ने हाई कोर्ट के खिलाफ कोई लिख के या फिर बोल के कुछ अवहेलना नहीं किया हाई कोर्ट की, बल्कि सबॉर्डिनेट कोर्ट की है जी, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आपने अवहेलना किया जी, कंटेम्प्ट किया, तो हाई कोर्ट क्या है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के पक्ष में, मतलब इसके बिहाफ में, इसके हेतु कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर सकता है आपके खिलाफ। अगर आपने सबॉर्डिनेट कोर्ट का भी अवहेलना की है, कंटेम्प्ट किया है, तो उसके खिलाफ सबॉर्डिनेट तो नहीं करेगा कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है आपके खिलाफ, समझे हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूड करता है जी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रीजन एज ए पार्ट ऑफ 19, जो आर्टिकल 19 है जी, इसमें रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं कुछ, कि वो रेस्ट्रिक्शन आपको माननी पड़ती हैं। इसके आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में है जी, इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपको अधिकार मिले ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कि आप वो नहीं करोगे, जैसे स्टेट की सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक मैटर है जी। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन खोल के आर्टिकल 19 में कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, ये कई बार पूछा भी है जी यूपीएससी ने। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफिसर हैज़ फाइनल से इन रिकाउंट ऑफ वोट्स। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है जी, देखो जी जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। जैसे मान लो अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं या विधानसभा के हो रहे हैं, विधानसभा का मतलब है जी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं एमएलए वगैरह के, उन्हें बोलते हैं विधानसभा के, और लोकसभा के होते हैं यानी कि एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर है जी, ये किसी भी ऑफिसर को, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, मान लो आप आईएएस है जी, और किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी कंस्टिट्यूंसी में, तो किसी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको यानी कि आईएएस को, वो किसी अथॉरिटी को जी, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को नॉमिनेट कर सकते हैं जी, नामांकित कर सकते हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन से पहले। ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही आप क्या जी फाइलिंग करते हो, आपका नॉमिनेशन करना, मान लो इलेक्शन का फार्म भरने जाना है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाओगे, जो काउंटिंग कराते हैं जी, वोट की काउंटिंग होती है, वो रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पे ही होती है। तो ये ओवरऑल डायरेक्शन किसकी फॉलो करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लेकिन इसी का फाइनल डिसीजन होता है कि वोट की काउंटिंग दोबारा होगी या नहीं होगी, इसलिए न्यूज़ में है। और ये जनरली मान लो जी एमपी का इलेक्शन है, लोकसभा का, तो जो डीएम होते हैं जी, डीएम, जैसे आप आईएएस बन जाओगे, डीएम बनोगे, तो डीएम ही रिटर्निंग ऑफिसर को, मतलब एज ए रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर मान लो जी विधानसभा के इलेक्शन है यानी कि एमएलए के, तो एसडीएम को बना देते हैं जी रिटर्निंग ऑफिसर, समझे। तो अभी न्यूज़ में इसलिए जी, आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे, और जहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही थी, इलेक्शन फाइट कर रही थी, नंदीग्राम कंस्टिट्यूंसी है जी, असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो हार गई, उनके खिलाफ जो उनके विरोधी थे वो जीत गए। तो इन्होंने अभी कहा कि उनकी दोबारा रिकाउंट की जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा था कि दोबारा से काउंटिंग की जाए वोट की, कुछ इन्हें लगा कि कुछ फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये इसलिए अभी न्यूज़ में आया कि फाइनल डिसीजन लेंगे जी रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो हम अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वो फाइनल डिसीजन लेंगे, वो फाइनल अथॉरिटी है कि दोबारा से काउंटिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। यही इशू है जी। ये शुभेंदु अधिकारी थे जी, लीडर हैं, नेता हैं बीजेपी के, ये जीत गए थे और ममता बनर्जी वहाँ से हार गई। देखो उनकी पार्टी तो अच्छी खासी वोट लेके आई है, मतलब अच्छे खासे सीट भी लेके आई है, 217 से ज़्यादा के लगभग सीट लेके आई है अराउंड, लेकिन ये खुद ममता बनर्जी हार गई। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दोबारा से रिकाउंट की जाए जी, वोटों को दोबारा से गिना जाए। ये 1956 वोट के मार्जिन से हारी हैं जी, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि रोल्स और पावर क्या हैं जी, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर की पावर कहाँ से आती है, इसकी आती है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इससे ये अथॉरिटी पावर लेती है जी रिटर्निंग ऑफिसर। ये परफॉर्म करता है जी, ऐसे स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि संवैधानिक फंक्शन इस एक्ट के जरिए।
ये एज ए क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करता है जब ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करता है। जो भी आपको ये हमने पढ़ लिया जी, नॉमिनेशन, जब आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको फार्म भरना तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास भरना पड़ता है, पोलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी, काउंटिंग ये कराता है जी, और यही फाइनल अथॉरिटी होती है जी, जो डिसीजन लेगा फाइनल, ये दोबारा रिकाउंटिंग करनी है नहीं करनी है, फाइनल डिसीजन इसी का होता है। अब आगे क्या है जी, व्हाट लाइज अहेड। देखो इन केसेस में क्या है जी, ओनली लीगल रिमेडी इज़ टू फाइल एन इलेक्शन पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। इसमें जी मान लो अगर कोई डिस्प्यूट होता है इसके रिगार्डिंग, तो जो भी मान लो लीडर है जी, जो हार गया है जी नेता, वो क्या है जी हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशन डाल सकते हैं जी, इलेक्शन पिटिशन, तो ये केस वहाँ पे अब जा सकता है। तो ये आरपी एक्ट है जी 1951 का, ये आपको याद रखना है कि इसी के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं इलेक्शन पिटीशन के रिगार्डिंग, और इनका जो डिसीजन है जी कैन ओनली बी चैलेंज थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द एक्ट। मतलब अगर जो डिसीजन लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर कि रिकाउंटिंग करना है या नहीं, मान लो इन्होंने इनकार कर दिया जी, रिफ्यूज कर दिया कि हम दोबारा से रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, दोबारा से काउंटिंग नहीं करेंगे वोट की, तो इनका डिसीजन आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, मतलब इनके अगेंस्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में पिटीशन याचिका डाल सकते हो। और ये कौन से सेक्शन में दिया है, इस जो एक्ट है 1951 का, इसका ही सेक्शन है सेक्शन 80, इसके अंदर आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में। तो बस यही याद रखना है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एनिमल्स। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है जी एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, एक ऐसा मतलब रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए कि वन हेल्थ टाइप का, मतलब एनिमल हो या जी इन्वायरमेंट हो या फिर आपका ह्यूमन हो, उन सब की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके सबको, इन्वायरमेंट को भी साथ साथ, एनिमल को भी साथ साथ, ह्यूमन को भी। ऐसी वन हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए, ये इसलिए न्यूज में है जी। अभी क्या है कि मोर देन जो 2/3 एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग इन्फेक्शन है, मतलब ऐसी डिसीज़ हैं जी जो जूनोटिक डिसीज़ हैं, मतलब जैसी बीमारी आ रही हैं उनमें से ज़्यादा कर जो 2/3 से ज़्यादा बीमारी हैं वो जूनोटिक डिसीज़ हैं जी। जूनोटिक डिसीज़ आप जानते हो जी, जो एनिमल से ह्यूमन में आती है वो बीमारी, जैसे जी ये कोरोना वायरस ऐसा माना जा रहा है बैट से आया जी, चमगादड़ से, और बैट एक एनिमल है, ह्यूमन्स में आया है। तो ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए जो ह्यूमन से एनिमल में भी होती हैं या एनिमल से ह्यूमन में होती हैं, उनको रोकने के लिए ऐसी अप्रोच लानी चाहिए जी, जिसमें जैसे अभी टाउन्स बाउंड्री इम्पैक्ट हुआ है जी ऐसे वायरल आउटब्रेक से, जैसे नीपा वायरस है जी, ये एक जूनोटिक डिसीज़ टाइप है, जैसे एबोला है जी जूनोटिक डिसीज़, और ये मर्स और ये सार्स है जी, कोरोना वायरस इन्हीं का टाइप है जी, कोरोना वायरस ही हैं ये। और आपका मिडल ईस्ट ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स और एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये क्या है जी बहुत सीवियर बीमारियाँ एनिमल्स और ह्यूमंस को इफेक्ट करने वाली और साथ साथ इन्वायरमेंट को करती हैं। तो ऐसी अप्रोच तैयार की जानी चाहिए जिससे इन सबका प्रोटेक्शन किया जा सके। इसमें वन हेल्थ सिस्टम में क्या करते हैं, सबको कनेक्ट करते हैं जी, एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट को, कि इन सबको एक साथ कैसे बचाया जाए। तो ये वन हेल्थ कंसेप्ट है क्या, देखो वन हेल्थ कंसेप्ट में हम कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाते हैं, मतलब नेशनली भी, लोकली भी और ग्लोबली भी। मतलब लोकल रूप में जी स्टेट गवर्नमेंट साथ देंगी, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और ग्लोबल में जी सारे वर्ल्ड के जो कंट्री हैं जी एक साथ आएंगे और सब ये मतलब एफर्ट लगाएंगे कि एनिमल, इन्वायरमेंट और जो आपका पीपल है उनको कैसे बचाया जा सके। तो यही है जी वन हेल्थ अप्रोच। और वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स है जी, इसी के अंदर मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर हैं, वो उन्होंने डिफाइन किया है कि वन हेल्थ कंसेप्ट है क्या, कि जब सब लोकली हो, नेशनली, ग्लोबली एक साथ आएँ उसी को वन हेल्थ कंसेप्ट बोलेंगे। ये यही कहता है कि जो डिसीज़ कंट्रोल है जी इस अप्रोच को अपनाया जाए और जो एग्जिस्टिंग इमर्जिंग जोनोटिक थ्रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। जोनोटिक थ्रेट का मतलब है जो एनिमल से ह्यूमन में बहुत ज़्यादा खतरे हो रहे हैं बीमारियों के, उनको कंट्रोल किया जाए जी। इंडिया का फ्रेमवर्क क्या है जी इस प्लान के रिगार्डिंग, इंडिया की वन हेल्थ विजन है जी, ये ड्राइव करता है एक एग्रीमेंट के जरिए, एक ट्राईपार्टियाइट एग्रीमेंट है जी, अलायंस है किस किस के बीच में। ट्राईपार्टी का मतलब है जी 3 बॉडी हैं जिसमें मिली हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो फाओ जी, ये है जी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जी। एक दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन है जी OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका देखो एक्रोनिम ये है OIE, लेकिन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसकी फुल फॉर्म है। OIE इसका पहला नाम था जी जब ये बनी थी ना, 1924 में बनी थी जी ये ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, 1924 में बनी थी जी ये।
और इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया इसका मेंबर है। और ये यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ने मिलकर इसको बनाया जी, बहुत सारी गवर्नमेंट ने मिलकर, तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखना आपको, OIE का। और देखो जी, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो ये है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि OIE, इसको एज ए रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एज ए रेफरेंस। देखो WTO से इंडिपेंडेंटली काम करती है ये, बिल्कुल आज़ाद ऑटोनोमस है जी OIE, लेकिन OIE को WTO ने रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान दे रखी है रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन WTO का कोई पार्ट वार्ट नहीं है ये, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जी यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इनका इनिशिएटिव जी इन्हीं से, मतलब इन्हीं के प्लान से मतलब प्रमोट हो गया जी, इंस्पायर होके इंडिया ने अपना वन हेल्थ विजन तैयार किया है कि सारे जो एनिमल वगैरह हेल्थ, एनिमल की हेल्थ है या ह्यूमन की हेल्थ है इन्वायरमेंट की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जी, उसको सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। इसके अंदर भी जी ये कंट्रीब्यूटिंग करते हैं वन वर्ल्ड और वन हेल्थ, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक हेल्थ का कंसेप्ट हो जिससे पूरे वर्ल्ड को डिसीज़ से बचाया जा सके। आगे जी इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कुछ अडॉप्ट किए हैं, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल स्टैंडिंग कमेटी बनाई है जी जूनोसिस पे, ये 1980s में बनाई थी जी, ताकि जो जूनोसिस हैं यानी कि जूनोटिक डिसीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन में आती हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस ईयर कुछ फंड सेंक्शन किया है जी, क्या करने के लिए? एक सेंटर बनाया, सेंटर फॉर वन हेल्थ नागपुर में, ये इंडिया ने स्टेप लिए हैं जी, जो लिए हैं आप मेंस में लिख सकते हो। नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस बनाई 1980s में, और एक फंड सेटअप किया इसके लिए, ऐसी डिसीज़ को रोकने के लिए, सेंटर फॉर वन हेल्थ ये नागपुर में सेटअप किया। और एक डिपार्टमेंट बनाया जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये डिपार्टमेंट बनाया जी, ये लॉन्च किया। इसने बहुत सारे डिसीज़, जो एनिमल डिसीज़ है उनको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की इसने 2015 से। और नॉर्थ ईस्ट मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है जी, जैसे जो नॉर्मल स्टेट है उनके लिए 60-40 की फंडिंग देता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीम्स में जी जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग देगी और बाकी का 40% स्टेट गवर्नमेंट। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 90 का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 का नॉर्थ ईस्ट। और जो यूनियन टेरिटरीज़ में जो डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए ऐसी स्कीम योजना है उनके लिए सारा 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब नीड फॉर कोऑर्डिनेशन क्या है जी, क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन करने की पूरे वर्ल्ड वाइड, लोकली स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है क्या? देखो जी ज़रूरत है। साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है मोर देन 1.7 मिलियन वायरस हैं जी जो सर्कुलेट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, मतलब 17 लाख से ज़्यादा ऐसे वायरस हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, और ये जंगलों में हमारे आसपास ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है, मानना है। और इनसे जूनोटिक डिसीज़ हो सकती हैं जी, समझे। तो इंडिया भी रिस्क पे है इसके कि और ज़्यादा पेंडेमिक फेस कर सकते हैं जी फ्यूचर में, तो इनको रोकने के लिए कुछ स्टेप लिया जाए। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है जी? करने की ज़रूरत यही है जी, जो एनिमल हेल्थ है और डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम है इसको कंसोलिडेट किया जाए, जैसे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को प्रमोट किया जाए जी फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी और एन हेल्थ के लिए। नेशनल एनिमल डिसीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाए, मतलब ऐसा डेटा तैयार किया जाए जी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, कितनी डिसीज़ कहाँ पे हैं और कौन सा एनिमल कहाँ पे किस डिसीज़ से इन्फेक्ट है, सारा डेटा तैयार किया जाए। एक डेवलप किया जाए जी बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस तैयार की जाएँ इनफॉर्मल मार्केट के लिए और स्लोटर हाउस ऑपरेशन के लिए। ये स्लोटर हाउस क्या है जी? स्लोटर हाउस होते हैं जी जिसमें पशुओं को काटा जाता है, उन हाउस को बोलते हैं स्लोटर हाउस। तो इनके लिए जी कुछ गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये हैंडल करें जी, पशुओं को काटें, तो इनसे प्रॉपर, मतलब इनसे प्रॉपर मेजर्स ले जी ताकि कोई डिसीज़ वगैरह ये एनिमल से आके ह्यूमन्स में ना फैले, क्योंकि ये ह्यूमन वगैरह ये तो काटते हैं एनिमल्स को, जो काटेंगे तो फिर ह्यूमन में अगर बीमारी आएगी तो आगे फिर दूसरे ह्यूमन्स को फैलाएंगे। तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जी, और इनका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इनकी जाँच होनी चाहिए स्लॉटर हाउस की, ताकि डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। तो पूरा असेसमेंट होना चाहिए जी, मूल्यांकन होना चाहिए। एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जी इसके लिए, ताकि वन हेल्थ कंसेप्ट को विलेज लेवल पे भी हमें प्रमोट किया जा सके। तो ये स्टेप लेने की ज़रूरत है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना मोरहन योगा मैट। एक मैट है जी, ये चटाई बनाई है मोरहन योगा, मतलब योगा करने के लिए। मोरहन योगा मैट इसका नाम है पूरा।
ये बायोडिग्रेडेबल है जी, मतलब आसानी से ये मिट्टी में मिल जाती है जी, डिकम्पोस्ट हो जाता है आसानी से। जैसे प्लास्टिक है जी, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है, मतलब ये मिट्टी में आसानी से नहीं मिलती जी, बहुत सालों तक, हजारों सालों तक ये ऐसी रहती है प्लास्टिक और पॉल्यूशन फैलाती है। लेकिन ये मैट है जी, ये किससे बनाई है? ये मैट बनाई है जी एक वाटर हियासिंथ है, ये एक प्लांट है जी, प्लांट, उससे बनाई है। ये 6 यंग गर्ल हैं जी, असम में 6 लड़कियों ने बनाई है। ये फिशिंग कम्युनिटी से आते हैं जी, मतलब मछली उत्पादन करती हैं ये लड़कियां, उस कम्युनिटी से आती हैं 6 लड़कियां जिन्होंने ये मैट बनाई है, इसलिए न्यूज़ में है जी। देखो जी, ये है वाटर हियासिंथ, ये प्लांट है जी, इस प्लांट से बनाई है ये मैट है जी, दिखाई दे रही है ये वाली मैट है, और ये पीछे टकी हुई है ये मैट है जी, चटाई। तो ये योगा कर सकते हैं जी इस मैट पे, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं जी इस मैट पे, ये बना रहे हैं, लेके जा रहे हैं इसे। तो ये बनाई है जी इससे। तो ये वाटर प्लांट है जी, जो एक ये चेंज कर दिया इन्होंने जी, मैट बना दिया इससे, एज ए वेल्थ क्रिएट कर दिया जी। तो इंटरवेंशन ये वाज ट्रिगर्ड बाई, मतलब किसने इनको ट्रिगर्ड किया है जी? इनका साथ दिया जी नॉर्थ ईस्ट सेंटर है एक, नॉर्थ ईस्ट का, फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, मतलब ये रिसर्च है जी, रीच नहीं है, रीच या रिसर्च दोनों एक ही बात है, एक ही मान लो आप। नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ऑटोनोमस बॉडी है, इसने इनकी हेल्प किया जी, इन्हीं का इनिशिएटिव है कि यहाँ पे क्या है जी, लोकल जो लाइवलीहुड है इनकी प्रमोट किया जाए, और इनका जो इनकम है जी, इनकम को मतलब इन्हेंस किया जाए, इंक्रीज की जाए, जो लोकल कम्युनिटी रहती है नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में। तो ये याद रखना जी बस, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करता है, आपको पता ही है। टू इन्वॉल्व द इंटायर वुमन कम्युनिटी एसोसिएटेड विद द कॉलेक्टिव कॉल्ड सिमांग, मीनिंग द ड्रीम, मतलब जी यहाँ की कम्युनिटी का ड्रीम को सच करने के लिए, मतलब ड्रीम को एक तरह से जी फुलफ़िल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जो ये वाटर हियासिंथ है, ये प्लांट को यूज करके एज ए वेल्थ क्रिएट कर दिया जी, ताकि इनकी इनकम इंक्रीज हो सके, मैट को परचेज कर मतलब सेल करके, समझे? तो बस ये याद रखना है इसमें, वाटर हियासिंथ क्या है और ये मैट क्या है, मैट का नाम आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन करेंगे जी हम इस पे बेस्ड, कुछ करंट अफेयर पे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, आपको बताना है बिम्स्टेक है जी, बिम्स्टेक, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है जी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जी पहले भी। इसमें जी पहली स्टेटमेंट कर रही है, इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं जी, मतलब 8 सदस्य हैं क्या इसके, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है उसके साथ बॉर्डर लगाते हैं। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी जी, बैंकॉक घोषणा, उसके द्वारा बनाया गया था बिम्स्टेक। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह काम करता है, जो भी इसके मेंबर नेशन है, सदस्य राष्ट्र हैं, उसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह काम करता है क्या बिम्स्टेक? आपको इनकरेक्ट बतानी है जी, इसमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, आपको बताना है जी कौन सी गलत है, पहली दूसरी गलत है, दूसरी पहली तीसरी या दूसरी तीसरी। देखो जी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी की गलत है, तो सही स्टेटमेंट आप निकाल दो, आपकी गलत ऑटोमेटिक आ जाएंगी, यानी कि 1 और 3 आपकी रॉन्ग है, क्योंकि जी इसके 8 नहीं बल्कि 7 मेंबर है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसमें नहीं है जी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जी, जब आप व्यापार करो एक कंट्री से, मान लो ए से बी में, तो आप जो टैक्स है जी या तो बिल्कुल रिड्यूस कर दो, या फिर बहुत ही कम हो या बिल्कुल कम हो, या फिर जीरो ही कर दो आप टैक्स, मतलब टैरिफ बोलते हैं, बॉर्डर में जब लगते हैं जी ये टैक्स टैरिफ बोलते हैं, तो उनको आप रिड्यूस कर दो या जीरो रखो, मतलब 0 से 5% के बीच में लगभग। तो इसमें जी ये 7 मेंबर हैं, आप याद रख सकते हो। बांग्लादेश, देखो ये 5 कंट्री तो हैं, 5-6 कंट्री तो इंडिया के साथ बॉर्डर ही लगाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और इंडिया तो है ही, और एक म्यांमार, और एक कंट्री जी म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाती है, थाईलैंड। ये इसमें 7 कंट्री हैं जी जो इसके मेंबर हैं, किसके? बिम्स्टेक के, और बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसे 1997 में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, आपको बताना है ग्रे हॉर्न्स, ये कुछ समय पहले जी न्यूज़ में देखी गई थी, जब नक्सलाइट ने जी कुछ सीआरपीएफ के जवान मार दिए थे जी 20, हमने पढ़ा भी था ये करंट अफेयर में। आपको बताना है ये ग्रे हॉर्न्स क्या है। एक ये एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया था जी, मतलब जो नक्सलवादी हैं उनको रोकने के लिए, उनकी जो मतलब बढ़ते जा रहे हैं नक्सलवाद, उसको रोकने के लिए ये चलाया था एक इनिशिएटिव। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया था ये बताना, ग्रे हॉर्न्स? आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका जवाब है जी ए, आंध्र प्रदेश ने चलाया था ये। नेक्स्ट है जी अपना, आपको बताना जी इलेक्टोरल सिस्टम के लिए कुछ इंडिया में कमेटी बैठी थी, उन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म सुधार किया जाए। तो वो कौन कौन सी कमेटी हैं ये आपको याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये बताना है कि कौन सी कमेटी नहीं है इनमें से।
इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है जी इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म सुधार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कमेटी नहीं है जिसने इलेक्शन के रिगार्डिंग सुधार मतलब रिकमेंड सिफारिश नहीं की। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत नरसिम्हन, ये टंका। देखो जी आपको पता होगा नरसिम्हन कमेटी हमने पढ़ी थी, कई बार पढ़ी है ये किस लिए है, ये फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए इसने रिकमेंडेशन दी थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बाकी तीन बिल्कुल सही हैं। इन्होंने इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए अपनी सिफारिश दी थी। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 अभी जारी हुई है, रिलीज हुई है। इसको कौन रिलीज करता है ये बताना आपको, जारी कौन करता है। WHO करता है क्या, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है क्या, UNDP करता है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इसका सही जवाब है जी बी। इसको कौन करता है, वर्ल्ड ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है जी इसको। नेक्स्ट बताना जी आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जी आपको। गवर्नमेंट ने अभी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया था, सुधार किया था, किस लिए, ताकि टू ड्रॉप द मैंडेटरी वॉशिंग ऑफ कोल, जो कोल की वॉशिंग होती है जी उसको मैंडेटरी करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जी उसमें कोल सप्लाई किया जाता है, कोल मतलब कोयला, और उससे थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती है जी। तो इसका जो वास्ड कोल होता है जी वॉशिंग कोल, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, ये बताना स्टेटमेंट में जी आपको करेक्ट बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट है सही है, वास्ड कोल से क्या क्या फ़ायदे हैं। जो वॉशिंग कोल है जी इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और ड्राई फ्यूल की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। जो ड्राई फ्यूल होता है जी उसकी क्वालिटी जी गुणवत्ता बढ़ जाती है। थर्मल पावर प्लांट है जी जो, इससे क्या है जी कुछ फ्यूअर ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती हैं, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट बिजली पैदा करते हैं जी उनकी जो प्रॉब्लम है समस्याएं घट जाती हैं अगर वॉशिंग कोल यूज करें। नेक्स्ट कह रहा है जी जो वॉश्ड कोल होता है जी उसको जलाने से, कंबसन से, उसको बर्न करने से जो इमिशन है जी उसमें भी बेटर फ़ायदा मिलता है और लोकल एयर में पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी बेटर होता है क्योंकि पोल्यूशन कम होता है अगर वॉश्ड कोल को यूज किया जाए इन थर्मल पावर प्लांट में। तो आपको बताना है जी कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, 1/3, 2/3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी ऑल ऑफ द अबव सही है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सारे के सारे सही हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये तीनों याद होने चाहिए स्टेटमेंट किस किस के लिए यूज हो सकता है ये वास्ट कोल। नेक्स्ट है जी ऑस्मोसिंग इज ए ड्राइविंग फोर्स, ये बताना है कौन सी डिसीज़ में, कौन सी बीमारी में ऑस्मोसिंग ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, किसकी वजह से डिसीज़ ये स्प्रेड होती है। मतलब एक तरह से जी जब ये डिसीज़ होती है, किसी को बीमारी हो जाती है इंसान को, तो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और ये सहायता करता है जी इस डिसीज़ को और पावरफुल बनाने के लिए, मतलब और ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो कौन सी डिसीज़ के जरिए होता है, HIV एड्स में होता है कि ऑस्मोसिस, कोलेरा हो जाए जी, कोलेरा का मतलब है हैजा हो जाए, या ट्यूबरकुलोसिस मोतीजीरा हो जाए, या ऑल ऑफ द अबव में जी सारी बीमारियों में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसका करेक्ट जवाब है जी कोलेरा में होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बतानी है सही। देखो जी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3-4 सालों में 2 से 3 बार UPSC प्रीलिम में पूछ चुका और मेंस में भी पूछ चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये क्या जी एक टाइम स्टैम्प्ड सीरीज है जो इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ डेटा को रिकॉर्ड करती है, मतलब डेटा को, और इसमें क्या है जी इसको मैनेज कौन करता है, ये क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर होते हैं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जी, कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती, मतलब सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जो इसको मैनेज करता है, इसका प्रबंधन करता है। बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर इसका प्रबंधन करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जी कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं करती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन नेटवर्क को कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जी। नेक्स्ट कह रहा है जी इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती जी। ब्लॉकचेन से मान लो जी जब आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, मान लो कुछ आप डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हो जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती। जैसे आप मान लो जी आप अपने अकाउंट से पैसा भेजोगे जी, मनी, मान लो रुपए भेज रहे हो जी आप किसी दूसरे अकाउंट में, तो ऐसा होता है ना किस लिमिट से ज़्यादा कि आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिस भी बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जी चार्ज देना पड़ता है कुछ, तो इससे कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती। क्या ये सही है, आपको बताना जी पहली दूसरी सही है, पहली तीसरी तीसरी या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती। देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में तो कॉस्ट लगती है, मतलब कंप्यूटर वगैरह चाहिए इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो उनमें तो कॉस्ट लगेगी, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट में मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती जी कोई भी इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो इसको कंट्रोल करती हो। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे।
आपको बताना जी यूवी रेडिएशन होती है जी, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती हैं जी, सूर्य से, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं जी, नुकसानदायक होती हैं। किस किस तरह नुकसानदायक होती हैं आपको बताना है, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, किस किस को नुकसान हो सकता है। क्या ह्यूमन की जो स्किन है जी, उसको एजिंग ऑफ स्किन हो सकती है, मतलब जो मानव की स्किन है जी, खाल है, उसकी जो एज है उसमें ऐसा लग सकता है कि जैसे मान लो आप 25 साल के हो और आपकी एज स्किन पे ऐसे इफेक्ट डालेगी, आपकी स्किन हो जाएगी 50 साल के आदमी की तरह। क्या ऐसा एक्सलेट कर सकता है कि आपकी स्किन की एजिंग इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इफेक्ट है जी, या जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको मार सकती है अगर यूवी रेडिएशन डायरेक्टली फाइटोप्लैंक्टन में पड़े। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब आप समझ लो जी, ओशियंस में पेड़ पौधे, मतलब पेड़ तो क्या होंगे, प्लांट ही होंगे, छोटे छोटे से घास की तरह। नेक्स्ट है जी, प्लांट प्रोटीन है वो भी अफेक्ट हो सकता है, एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है यूवी रेडियन से। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे प्लांट जो सेल है उनमें भी हार्मफुल मुटेशन हो सकता है, मतलब प्लांट की जो सेल है जी उनमें चेंज हो सकता है यूवी रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो आपको बताना जी कौन सा सही है, 1 4 2 3 या 1 2 4 या ऑल ऑफ दी अबव। डी करेक्ट आंसर है जी, सारे के सारे करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, लाइम है जी, लाइम। लाइम को आप स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हो जी, या कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ये भी बोल सकते हो। ये मिट्टी में मिलाया जाता है जी, एडिड टू सॉइल। किस लिए मिलाया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान, ये बताना जी करेक्ट कौन सा है। जब लाइम सॉइल में मिलाया जाता है इससे क्या है, जो सॉइल का पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्रॉप की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है जी, जैसे मान लो पहले एक खेत में 10 किलो अनाज हो रहा है, अब 20 किलो होगा, इसकी इंप्रूव कर देता है यील्ड को। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लांट के लिए ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं अगर लाइम ये स्लैग्ड लाइम मिला दें सॉइल में। ये वाटर जो पेनिट्रेशन है जी एसिडिक सॉइल में उसको इम्प्रूवमेंट को अलाउ करता है। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, 1 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, 2 3 4 सही है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि जी लाइम होता है कैसा, लाइम होता है जी आपका बेसिक नेचर का। आपने एसिड और बेस तो पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार, तो ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये डिक्रीज होने का मतलब है, पीएच डिक्रीज होने का मतलब यानी कि एसिडिक हो रहा है, कोई एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये है बेसिक। और जब किसी चीज़ में हम बेसिक चीज़ मिलाएंगे तो पीएच लेवल तो बढ़ेगा, यानी कि बेस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ जी, उल्टा, डिक्रीज नहीं करेगा जी बल्कि पीएच लेवल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये बेस है लाइम, समझे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी के सारे सही हैं जी। आज के टॉपिक इतने ही थे।